गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का पाठ 5। इसमें हम जानेंगे चिट्ठियों के विषय में। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अपनी एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया होती है। चिट्ठियों की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, किंतु फिर भी इसके महत्व को, इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। भले ही आज हमारे पास संदेश पहुंचाने के लिए और भी कई विकल्प आ गए हैं, किंतु फिर भी पत्रों से हमें जो अपनेपन का भाव मिलता है वह अन्य किसी विकल्प से प्राप्त हो ही नहीं सकता। फिर यदि आपको किसी विवाह समारोह में जाना है या किसी और कारण से अवकाश पर जाना है, तो भी तो आप प्रधानाचार्य जी को पत्र ही लिखते हैं, और पुस्तकालय से पुस्तक इशू करवानी है तो पत्र लिखना पड़ेगा, और बड़े होने पर जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो भी तो आपको ज्वाइनिंग लेटर पत्र का ही एक स्वरूप प्राप्त होगा। तो पत्रों का महत्व है या नहीं? आइए पाठ पढ़ें और जानें पत्रों की दिलचस्प दुनिया को। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम अर्थात नए जमाने के साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी कि पत्रों की दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब है। पत्रों की परंपरा बहुत पहले से ही चली आ रही है, किंतु फिर भी उसकी उपयोगिता आज भी पहले की भांति ही बनी हुई है, क्योंकि पत्र जो काम कर सकते हैं वह और अन्य साधन नहीं कर सकते। भले ही आज आधुनिक समय में हमारे पास संचार के और भी बहुत से साधन आ गए हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से हम एसएमएस कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, किंतु फिर भी पत्र जैसा संतोष एसएमएस या अन्य प्रकार से पहुंचाए गए संदेश हमें नहीं दे सकते। पत्रों से ही हमें अपनेपन की भावना प्राप्त होती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला अर्थात चलन, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। आज जितने भी विवाद होते हैं हमारी राजनीति जगत में, वे सब उन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? समाचार पत्र के माध्यम से। और इन्हीं पत्रों के माध्यम से विभिन्न घटनाक्रम भी घट जाते हैं। दुनिया का अर्थात संसार का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित अर्थात आधारित है। यानी समस्त साहित्य का जो आधार है वह पत्र ही होता है। पत्रों से ही उन्हें अपने साहित्य की विषय वस्तु मिलती है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अब आप कहेंगे कि कैसे? मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, उन लोगों का रहन सहन कैसे था, खान पान कैसा था, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उस समय के लिखे हुए लेखों से। वे भी पत्र का ही एक स्वरूप होते हैं। पत्र केवल औपचारिक ही नहीं होते, पत्र तो अनौपचारिक भी होते हैं, और पत्रों के अनौपचारिक स्वरूप में अनेक रूप होते हैं। आइए और जानें पत्रों की इस अनूठी दुनिया के विषय में। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। बच्चों, पत्र चाहे किसी भी भाषा में पत्रों को कुछ और कहा जाए, पत्रों के अलग अलग भले ही इसके नाम हो, किंतु पत्रों का सभी स्थान पर सभी लोगों के लिए समान ही भाव है। भले ही विभिन्न भाषाओं में पत्रों को अन्य नामों से, अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि उर्दू में पत्र को खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, वही कन्नड़ में कागज कहा जाता है, और तेलुगु में उत्तरम, चाबू और लेख। तो तमिल में पत्र को क्या कहा जाता है? कड़ित। जाना ना आपने पत्रों के विभिन्न नए नामों को। यह तो पत्रों की बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। आइए आगे पढ़ते हैं। पत्र यादों को सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं।
इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, अर्थात किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पत्र हमारे जीवन की यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपनी यादों को संभाल कर रख सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है। दायरा अर्थात सीमा। हर एक व्यक्ति अलग अलग लेखन शैली में अपना पत्र लिखता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी बच्चों कि आज जबकि संवाद के बहुत से माध्यम आ गए हैं, उस समय भी पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग, आज भी करोड़ों लोग पत्रों के माध्यम से अपने विचार, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और पत्र भी उनके ठिकानों को तलाशते हुए उन तक पहुंच ही जाते हैं। थोड़ा समय अधिक लगता है कई बार, किंतु वे ठिकाने पर पहुंच जाती हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित अर्थात सिद्ध करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्रों का महत्व केवल इसी बात से नहीं है कि हम लोग अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए लिखे। पत्र व्यापारिक भी होते हैं। व्यापार के उद्देश्य से या अन्य किसी और उद्देश्य से भी पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक विभाग के माध्यम से हम तक पहुंचाई जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात दूत या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पहले बच्चों हरकारे के माध्यम से संदेश भेजा जाता था और वह साधन के रूप में किसका प्रयोग करता था? घोड़े का। किंतु उसके पश्चात पहिए आए और पहिए आने पर रेलवे का विकास हुआ। रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार, जिसे कि इंग्लिश में टेलीग्राम के नाम से जाना जाता है, आप जानते हैं कि यह बहुत शीघ्रता से हमारे संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। तार ने रेल से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। आगे जाके देखा हमने कि और भी नए नए माध्यम आ गए हैं। टेलीफोन आ गया है, वायरलेस आ गया है और अब तो हमारे हाथों में मोबाइल रहता है और भी, जिसके माध्यम से हम पलक झपकते अपने संदेशों को अपनों तक पहुंचा सकते हैं। और इन आधुनिकतम साधनों ने पत्रों की दुनिया को ही बदल कर रख दिया है, उसके स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है, क्योंकि पत्रों में तेजी आ गई है। आज पत्रों ने गति प्राप्त कर ली है। पत्रों ने गति प्राप्त अवश्य की है, किंतु उनके महत्व में, उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई। पिछली शताब्दी अर्थात 100 वर्ष का समूह। 100 वर्ष को क्या बोला जाता है? शताब्दी। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जैसे जैसे डाक व्यवस्था का सुधार हुआ, वैसे वैसे ही डाक विभाग ने पत्रों के स्वरूप को सही दिशा प्रदान करने की बहुत कोशिश की, बहुत से प्रयास किए। पत्र संस्कृति अर्थात परंपरा को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों अर्थात सिलेबस में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। यह तो आप जानते ही हैं कि आपके हिंदी पाठ्यक्रम में, अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया है, जिससे कि आप पत्र लेखन के स्वरूप से भली भांति परिचित हो सके, उसकी परंपरा को आगे बढ़ा सके, पत्रों के महत्व को जान सके और पत्र लेखन का जो एक औपचारिक स्वरूप होता है उसे अपनाते हुए उसे एक कला के रूप में उसको विकसित कर सके। जाना आपने, पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र ऐसे ही नहीं कि हम जैसे मर्जी लिख दें। यह अवश्य है कि पत्र में हम अपने भावों को विस्तार रूप दे सकते हैं, किंतु उसे भी एक सही स्वरूप प्रदान होना आवश्यक होता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने
अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। बच्चों, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए केवल भारत ने ही नहीं बल्कि और भी बहुत से देशों ने बहुत प्रयास किए हैं और इसमें विश्व डाक संघ ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया, जिससे कि 16 वर्ष के से कम आयु के बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें और पत्र लेखन के औपचारिक स्वरूप से भली भांति परिचित हो सके। डाक विभाग ने इस प्रतियोगिता के सिलसिले को कब से प्रारंभ किया? सन 1972 से। देखा बच्चों, तब से लगातार यह सिलसिला, यह क्रम चला आ रहा है। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही अर्थात आना जाना आवाजाही प्रभावित हुई है। कैसे प्रभावित हुई है? बड़े शहरों में यातायात के विकसित साधन है तो वहां पर पत्रों के पहुंचने में शीघ्रता आई है, वहां पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर देहाती अर्थात गांव की दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है गांव की दुनिया, क्योंकि गांव में आज भी मोबाइल होने के बावजूद भी अन्य कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। जैसे आप जानते हैं, वहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज फैक्स, ईमेल, टेलीफोन के माध्यम से हम फटाफट अपने संदेश पहुंचा देते हैं, किंतु फिर भी व्यापारिक जो पत्राचार होता है वह डाक विभाग के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वहां लिखित पत्र भेजे जाते हैं एक दूसरे को। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी अर्थात बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से उसके तह तक, उसकी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री अर्थात अधीरता, बेचैनी से जिसने इंतजार ना किया हो। अब आप कहेंगे कि हमने तो पता नहीं पत्र लिखा है या लिखवाया है भी है कि नहीं। बच्चों, विद्यालय में आप लोग जब भी अवकाश पर जाते हैं तो प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते ही हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई फिर आप पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है और अपनों के पत्र का तो सभी को बेचैनी से इंतजार रहता है। हम सभी प्रतीक्षा करते हैं अपनों के पत्रों का तो। और बड़े होने पर हमारी जब नौकरी लग जाती है तो पत्र ही उसका लिखित प्रमाण होते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से, जिस अधीरता से अर्थात बेसब्री से, बेचैनी से इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। मिसाल अर्थात एग्जाम्पल। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। क्यों नहीं अब वह बात? अब हमें महीनों तक पत्रों का इंतजार क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि अब यातायात के, परिवहन के साधनों का बहुत विकास हुआ है और इन साधनों के विकास होने के कारण आज दूरियां कम हो गई हैं। पत्र हम तक शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। अब हमें महीनों तक पत्रों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। पत्र पहुंचने के समय में आज थोड़ी कमी आ गई है। आइए और जानते हैं पत्रों की दुनिया को कि वहाँ क्या क्या है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता अर्थात अकेला साधन क्या थी? चिट्ठी थी। पहले लोग बेसब्री से चिट्ठी का इंतजार करते थे, क्योंकि चिट्ठी के माध्यम से ही उन्हें अपनों की खबर मिलती थी, सूचना मिलती थी, और वे अपनी सूचना, अपने संदेश भी चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाते थे। पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। देखो बच्चों, आज भले ही हमारे पास बहुत से साधन और विकसित हो गए हैं, किंतु फिर भी बहुत से लोग अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों के संदेशों को, उनके पत्रों को धरोहर के रूप में संभाल कर रखते हैं।
या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अनुसंधान अर्थात खोज, क्योंकि जो ये बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां हैं, महान हस्तियां हैं, इनके पत्रों से हमें विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए इन्हें किसका विषय कहा गया है? अनुसंधान का विषय। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता की पुत्री के नाम पत्र नहीं लिखे जाते। पिता के पुत्री के नाम पत्र ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। इन पत्रों में उन्होंने अपनी पुत्री को भारत देश की बहुत सी जानकारियां दी थी, जो कि आज देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती हैं। अब अगर वो भी फोन पर ही अपना संदेश दे देते तो क्या हम इन पत्रों को पढ़ पाते? हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाती? इस प्रकार से पत्र तो हमें बहुत सी जानकारियां देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर संभाल कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एक एसएमएस आया, हमने पढ़ा, थोड़ी देर के बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम उसे अधिक समय तक याद नहीं रख पाते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर अर्थात उनकी अमानत पत्रों को आप संभाल कर रख सकते लिखे गए पत्र ही हैं। तमाम हस्तियों के बड़ी बड़ी जो तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, महान लोग होते हैं, वो उन अपने पत्रों को बहुत संभाल कर रखते हैं, और उनके द्वारा उत्तर के रूप में लिखे गए पत्रों को भी लोग बहुत संभाल कर रखते हैं, बिल्कुल एक धरोहर के रूप में। क्योंकि पत्र को सहेज कर संभाल कर रखा जा सकता है, किंतु एसएमएस से प्राप्त संदेशों को संभाल कर नहीं रखा जा सकता। भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा अर्थात अनोखा संकलन अर्थात एकत्रीकरण जहां पर इकट्ठे किए गए हों भी है। आज दुनिया में जो भी बड़े बड़े संग्रहालय हैं, वहां पे बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्रों को संभाल कर सहेज कर एक धरोहर के रूप में रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल, समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। पैमाना अर्थात एक प्रकार से नापने का यंत्र। उस समय का देश कैसा था, काल कैसा था, समाज कैसा था, कैसी परंपराएं थी, इन सब की जानकारी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन उस समय के पत्र ही तो हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। अर्थात हमें अपने आज़ादी के आंदोलन की समस्त जानकारियां भी पत्रों से प्राप्त हो जाती है, और हम जान जाते हैं कि वास्तविकता क्या थी, क्यों यह युद्ध लड़ना हमारे लिए अनिवार्य हो गया था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। देखा बच्चों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर कोई पत्र आता है तो उसके पीछे आपका पूरा पता लिखा होता है, किंतु महात्मा गांधी के पत्र तो केवल उनके नाम के साथ इंडिया भर लिखने से पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज अर्थात महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि ये सभी महान हस्तियां थी, इन्हें सभी लोग जानते थे, तो इनके पत्र इनके नाम से ही पहुंच जाते थे। किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में पत्र सही स्थान पर सही पते पर पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है पूरा पता लिखना। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। वे बिल्कुल आलस नहीं करते थे, अपने हाथों से ज्यादातर अर्थात अधिकतर पत्रों का जवाब देते थे, और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता, दाहिना अर्थात दायां हाथ, तो वे अपने बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात वे बिल्कुल आलस्य नहीं करते थे। पत्रों का उनके जीवन में बहुत महत्व था। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं।
पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र अर्थात प्रशंसा में लिखा गया पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। देखा बच्चों, महात्मा गांधी अर्थात महान हस्तियों के द्वारा उत्तर के रूप में प्राप्त पत्रों का लोगों के जीवन में इतना महत्व था कि वे उन्हें फ्रेम कराकर भी रख लेते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी ही किताबें लिखी जा चुकी हैं। इन किताबों को पत्रों से ही अपनी विषय वस्तु प्राप्त हुई। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज अर्थात कागजात से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है। ये प्रसिद्ध कवि बच्चन जी के पत्रों के नाम है, ये निराला जी के पत्र का नाम है। हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक अर्थात प्रेरणा देने वाले। यहाँ किनके विषय में बात की जा रही है? कवियों के विषय में, लेखक के विषय में। मुंशी प्रेमचंद भी एक बहुत बड़े लेखक थे। वे अपने पत्रों का जवाब बहुत प्रेरणादायी देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद अर्थात तैयार, तत्पर रहते थे, यानी बिल्कुल आलस नहीं करते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक, प्रेरणा देने वाले। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अर्थात 1915 से 1941 के बीच तक महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्राचार हुआ, जो पत्रों का आदान प्रदान हुआ, उसका संग्रह प्रकाशित किया गया है। संग्रह का नाम है महात्मा और कवि। अर्थात इनके पत्रों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पत्र वास्तव में ही बहुत अहमियत रखते हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्यों अर्थात सच्चाई और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इन पत्रों में, इस संग्रह में, महात्मा और कवि नामक संग्रह में, जिसमें महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्राचार का संग्रह है, जो इसमें बहुत सी सच्चाइयों का वर्णन है। और इस पत्राचार संग्रह से हमें इन दोनों ही महान हस्तियों के मानसिक विचारों की जानकारी भी प्राप्त होती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। क्यों? क्योंकि तभी पहिए का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल अर्थात साख, प्रतिष्ठा किसकी है? डाक विभाग की ही तो है। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग हमारे संदेश, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए पत्र हम तक पहुंचाता है, तो इसकी साख बहुत अधिक है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार ही है। उन्नत साधन अर्थात जैसे मोबाइल वगैरह आ गए हैं, किंतु फिर भी पत्रों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम अर्थात वह स्थान जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, जंगलों से घिरे गांव हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक इंतजार होता है। अर्थात चाहे देश का कोई भी कोना हो, चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, वह चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह रेगिस्तान में रहने वाले हो, चाहे बर्फीले इलाकों में रहने वाले हो, किंतु सभी को अपने अपनों के संदेशों का बेसब्री से, अधीरता से इंतजार रहता है। वे उनकी पत्रों की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इसमें उनके अपनों के संदेशे होते हैं। इसलिए भले ही आज आधुनिकतम साधन आ गए हों, किंतु सभी लोगों को आज भी पत्रों का, खतों का
बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए आप, अन्य सेवाओं यानी डाक विभाग हमारे पत्र तो एक दूसरे तक पहुंचाता ही है। इसके अतिरिक्त डाक विभाग हमारी और भी सेवाएं करता है, हमें और भी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि मनी ऑर्डर की सेवा। डाक विभाग में हम लोग अपने बैंक की तरह से ही अपने पैसे भी जमा करा कर आ सकते हैं। वहाँ हम अपना खाता खोल कर आ सकते हैं, जहाँ पे हम अपने किसी भी स्वरूप में मासिक किस्त के रूप में या जैसे भी पैसे जमा करा सकते हैं। रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी अर्थात अनेक पक्षों वाली भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात के लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किसके रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और इस पाठ ने आपको पत्रों के विषय में बहुत सी जानकारियाँ दी होंगी। धन्यवाद।